मोटिवेशन वो होना चाहिए जो निरंतर जीवन पर्यंत रहे। ऐसा मोटिवेशन जगाने के लिए आपको खुद के अंदर के आलस्य को खत्म करना होगा। आलस्य की जड़ को समझकर उनको उखाड़ कर फेंकना होगा। फिर उसके बाद एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा। क्या आलस्य का ताकत और कमजोरी से कुछ लेना देना है? नहीं है, क्योंकि शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता क्या? और इसके विपरीत, क्या शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति जोशीला और उत्साह से भरा नहीं हो सकता? आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसमें आपको एक ऐसे रहस्य का पता चलेगा जिसमें कि आप आलस्य को त्याग कर हर पल मोटिवेट रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस समय लोग खेती बाड़ी किया करते थे। उसी समय एक गांव में राजेश नाम का एक युवक था। वह अपने पिता के साथ रहता था। राजेश अभी शादीशुदा नहीं था। वह अपने पिता के साथ अक्सर खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता था। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन खेती का काम अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ से राजेश शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था। जिस काम को करने के लिए 4 मर्दों की जरूरत होती थी, वह काम राजेश अकेले ही कर लेता था। इसके पास एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर पर रहती गाय और भैंसों को घर पर देखती थी, जिसका दूध पीकर राजेश बहुत ताकतवर हो चुका था, जिससे गांव का कोई भी व्यक्ति राजेश से पंगा नहीं लेता था। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था। जो भी अनाज खेती बाड़ी में हुआ करता था, इसका आधा हिस्सा लगान के रूप में दे दिया जाया करता था। गांव वालों को अपने खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके अनाज उगाना पड़ता था, क्योंकि अनाज का बहुत ढेर सारा हिस्सा लगान के रूप में दे देना पड़ता था। क्योंकि अनाज का बहुत ढेर सारा हिस्सा लगान के रूप में दे देने के बाद उनके पास खाने के लिए ज्यादा अनाज नहीं बचता था। राजेश के पिताजी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन खेती बाड़ी के काम में वो बहुत अनुभवी थे। कौन सी फसल को कब पानी देना है, कब उसे किस चीज की जरूरत है, ये सब राजेश के पिताजी बहुत अच्छे से जानते थे। ठंड के दिनों में भी वह बड़ी आसानी से खेतों में पानी देने का काम कर लेते थे। लेकिन अब राजेश के पिताजी बहुत बूढ़े हो चुके थे। रात में खेत में पानी लगाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। रात में वह कुछ भी अच्छे से देख भी नहीं पाते थे, जिससे राजेश की माँ को बहुत फिक्र होती थी और वह राजेश से कहती थी कि बेटा, अब तुम्हें सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर लेनी चाहिए। जरा सोचो कि घर में जवान बेटे के होते हुए बूढ़ा पिता खेतों में काम कर रहा है, अच्छी बात नहीं है। अरे तुम इतने ताकतवर हो, इतने मजबूत हो, तुम्हें इतनी ऊर्जा है, खेतों का काम तुम क्यों नहीं करते? लेकिन राजेश को उसकी माँ की इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता, गप्पे लड़ाता रहता, लेकिन कभी भी अपने पिता की मदद नहीं करता था। एक दिन जब रात को राजेश के पिताजी खेतों में पानी दे रहे थे, तभी उनके पैर में एक सांप काट लेता है। रात में वे खेत में अकेले थे। वो जल्दी से लंगड़ाते हुए किसी तरह से अपने घर आते हैं। रात सापी हो चुकी थी, इसीलिए कोई अस्पताल भी नहीं खुली थी। गांव से बाहर बहुत दूर पर एक अस्पताल थी। वहाँ राजेश अपने पिता को लेकर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और फिर राजेश उनके लेकर घर आ जाता है। अब उसके घर में कोई नहीं था, उसकी माँ और राजेश था। घर की सारी जिम्मेदारियां राजेश के कंधों पर थी। राजेश ने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आगे उसका जीवन कैसे होने वाला है। अब तक तो राजेश ने फिक्र था। अचानक से सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। अब उसे ही सारी फसल उगानी पड़ती थी। खेतों में काम करना उसी का काम था। लेकिन राजेश के मन को ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना, दोस्तों के साथ घूमना, यही उसका काम था। लेकिन समय ने करवट ले ली थी। अब वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज उससे लगान वसूल करने के लिए आ पहुंचे। राजेश अपने खेतों की देखभाल अच्छे से नहीं करता था, इसीलिए उसके खेतों में अनाज दूसरों के खेतों के मुकाबले बहुत कम हुआ था। पर आधे में से ज्यादातर हिस्सा अंग्रेज राजेश से लगान के रूप में वसूल कर ले गए। अब राजेश के घर में खाने के लिए भी लाने पड़ गए थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ पड़ोसियों की मोहताज हो गई थी।
उसकी माँ को मांगना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि राजेश बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का हो चुका था। उसके खेत बंजर पड़े रहते थे, उसके खेत में अनाज नहीं उगता था। यह देखकर उसकी माँ को बहुत ही आघात पहुंचता था। वो अक्सर राजेश को समझाने की कोशिश करती थी। उसकी माँ की बातों को सुनकर राजेश को कुछ देर के लिए जोश आता और वह खेतों में पहुंच जाता और काम करने लगता, लेकिन कुछ देर बाद उसका उत्साह, उसका जोश ठंडा पड़ जाता और फिर से वही जीवन शैली शुरू हो जाती थी। एक दिन जब राजेश की माँ उसको जली कटी सुना रही थी, तो राजेश ने अपनी माँ से कहा, मैं भी चाहता हूँ दूसरों की तरह अनाज उगाना, लेकिन मेरा मन उस काम में नहीं लगता है। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं रोज यही सोचकर रात को सोता हूँ कि कल उठकर काम करूँगा, खेतों में अनाज उगाऊंगा, लेकिन सुबह उठते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि बिस्तर से उठने का मेरा मन ही नहीं करता। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं खुद इन चीजों से छुटकारा पाना चाहता। सारी बातें राजेश का पड़ोसी भी सुन रहा था। राजेश का यह कथन सुनने के बाद राजेश के पड़ोसी ने उसे कहा कि बेटा, तुम्हारी जैसी हालत है, कुछ दिन पहले मेरे बेटे की भी वैसी ही हुआ करती थी, लेकिन मुझे किसी दिन एक व्यक्ति ने बताया कि पड़ोस में ही एक बौद्ध भिक्षु आए। मैं अपने बेटे को लेकर वहां गया। पता नहीं उन बौद्ध भिक्षु ने इसे क्या किया कि मेरा बेटा अचानक एकदम से बहुत ठीक हो गया। मेरा बेटा अब बहुत मेहनत करता है, सुबह उठते ही बिना बोले काम करने के लिए पहुंच जाता है। मैं खुद उसका यह बदलाव देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आखिर उस बौद्ध भिक्षु ने ऐसा क्या किया? तुम भी एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलो। वो कुछ पैसे तो लेते नहीं, अगर तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा तो तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये सुनकर राजेश की माँ ने उसे कहा, राजेश, तुम्हें उस बौद्ध भिक्षु के पास एक बार जरूर जाना चाहिए। यदि वहाँ जाने से भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें सहन कर लूंगी। एक बार तुम अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो। तुम में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, फिर भी तुम एक काम भी नहीं करते। एक बार तुम उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलना, मुझे यकीन है वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। न सुनकर राजेश अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। उसकी समस्या सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे कहना शुरू करते हैं। बौद्ध भिक्षु उसे बताते हैं कि तुम रात में ये सोचकर सोते हो कि तुम्हें सुबह उठकर खेतों में काम करना है, लेकिन तुम तो सुबह बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। ये सुनकर राजेश कहता है, महात्मा, यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, ये तो जाहिर है, लेकिन तुम 2 मिनट में ही अपने आप को बदलना चाहते हो। 2 मिनट तक तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह उठता है और फिर ठंडा हो जाता। इसलिए तुम रात में तो सोच कर सोते हो, लेकिन सुबह तुम नहीं उठ पाते हो, वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि 2 मिनट का जोश और उत्साह तुम्हें दुख ही देगा, क्योंकि तुम 2 मिनट में वो काम नहीं कर पाओगे, और जब तुम वो नहीं कर पाओगे तो तुम सोचोगे कि तुम वो काम कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए 2 मिनट में अचानक जोशीले और उत्साहित मत हो जाओ। अपने मन को शांत रखो और शांत मन के साथ अपने अंदर एक निरंतर जोश और उत्साह पैदा करने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें कुछ रास्ते बताता हूँ, जिसके द्वारा तुम अपने पूरे जीवन में जोश और उत्साह से भरे रहोगे। पहला सिद्धांत है, अपने लक्ष्य की तरफ हर रोज एक कदम बढ़ाने का प्रयास करो। पूरा काम एक दिन में खत्म नहीं करना है। यही सोचकर तो तुम कभी भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। तुम खुद सोचो, क्या तुम एक दिन में ही अपने खेतों में फसल उगा सकते हो? कभी नहीं उगा सकते। फसल उगाने का काम धीरे धीरे होता है, इसीलिए तुम रोज धीरे धीरे अपनी फसल उगाने की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू करें। जैसे ही फसल उगाने की बारी आए, इससे पहले तुम खेतों को तैयार कर दो। इसके बाद तुम हर एक दिन अपने खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो। उससे हमारा जोश और उत्साह कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए तो निरंतर तुम यह पाओगे कि मंजिल के तुम करीब पहुंच रहे हो, मंजिल तुम्हारी तरफ आ रही है। जैसे जैसे तुम मंजिल के पास पहुंचोगे, तुम्हारा जोश और उत्साह और भी बढ़ता जाएगा। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में वो पहाड़ उसे बहुत ऊंचा दिखाई देता है। शायद एक आदमी उस पहाड़ की ऊंचाई देखकर उस पर चढ़ने का फैसला ही न करे, लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है
तो धीरे धीरे उसकी चोटी तक पहुंचने लगता है, तो उसके कदम खुद ब खुद उठने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहा होता है। इसीलिए पहला सिद्धांत, रोज अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ाओ, ना ज्यादा और ना ही कम। दूसरा सिद्धांत, हम बाहर का खाना पीना खाते हैं जिससे तुम्हारे अंदर तुम बाहर का खाना पीना खाते हो जिससे तुम्हारे अंदर नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे तुम्हारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है। इसीलिए जो खाना खाओ वो स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा, वो चीज़ें खाओ जो चीज़ें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। हम अक्सर वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो इंसान के हाथों से बनाई जाती हैं। प्रकृति की चीज़ें खाओ, जैसे अनाज, सब्जियाँ, फल। पुराने ज़माने में जो लोग खाया करते थे। बाहर का खाना बंद करें, वो चीज़ें खाओ जो ताज़ी हों, जिनसे हमारे अंदर का आलस्य दूर हो जाए। ज़्यादातर लोग वही खाते हैं जो बाहर की चीज़ें हैं। घर का खाना खाओगे तब तुम कभी भी आलस्य नहीं करोगे। चौथा सिद्धांत, आप इस संसार में कर्म करने के लिए आए हैं, तो जरा आप खुद सोचिए कि अगर आप संसार में कर्म करने के लिए नहीं आए होते तो आप निर्जीव होते। लेकिन आपको इंसान के रूप में एक जीवन मिला है जिसका आपको पूरा उपयोग करना होगा। आपको अपने जीवन में कर्म करना होगा, और तो तभी आप अपने जीवन में एक मनुष्य होने का कर्तव्य पूरा कर पाएंगे। पांचवा सिद्धांत यह बताता है कि हमें यह समझने की बात है, हमारे बिना वो काम भी पूरा हो जाएगा। हम अक्सर यह सोचते हैं कि उस काम को करने में हमारी क्या जरूरत है। जब इतने लोग उस काम को कर सकते हैं तो मेरी उसमें क्या जरूरत है, मेरी क्या आवश्यकता है। और यही सोचकर हम अपना योगदान उस काम को करने में नहीं देते। लेकिन अगर उस काम को हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम यह समझें कि ये काम मैं ही पूरा कर सकता हूँ, तो आपको अपनी जिम्मेदारियाँ समझ में आ जाएगी। आपके अंदर से आलस्य खत्म हो जाएगा और आप में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा। धन्यवाद।